अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीबा सफ़िस, उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आज का दिन भी आपका बहुत बहुत अच्छा गुजरेगा, खुशगवार गुजरेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जनाब वो दोस्ती के हवाले से है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमारी ज़िंदगियों को खूबसूरती और ख़ुशी से भर देता है। आज हम बात करेंगे कि दोस्तों से सीखना और उन्हें सिखाना कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्ती का जो रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को समझने में हमें मदद भी देता है। जिस तरह कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त वो होता है जो तुम्हें वो दिखाए जो तुम खुद ना देख सको। और दोस्ती में सीखने और सिखाने का जो अमल होता है ना वो दोनों तरफ से होता है। हम अपने दोस्तों से सीखते भी हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिखाते भी हैं। हमारे मुआशरे में दोस्ती का एक बहुत मजबूत कल्चर है, लेकिन अक्सर औकात हम ये भूल जाते हैं कि दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक या फिर वक्त गुजारी तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि एक हकीकी दोस्त वो होता है जो आपके बेहतर फ्यूचर के लिए आपकी रहनुमाई करे, आपको आपकी गलतियों से बचाए और आपको आपकी सलाहियतों का एहसास दिलाए। मिसाल के तौर पर स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में जब हम किसी एक मुश्किल में फंस जाते हैं या फिर सपोज़ किसी मजमून के वाले से हमें समझ नहीं आ रही होती है, तो अक्सर कोई एक दोस्त होता है जो आगे बढ़कर हमारी मदद करता है, वो हमें समझाता है और इसी दौरान वो ख़ुद भी वो चीज़ सीख रहा होता है। इसी तरह अगर हमें ज़िंदगी के किसी अहम फ़ैसले में मदद चाहिए हो तो एक अच्छा दोस्त हमारी हिमायत में खड़ा होता है। अक्सर देखा जाता है कि दोस्तों का एक दूसरे पर बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दोस्तों को मुस्बत असरात दें और ख़ुद भी उनसे अच्छा सीखने की कोशिश करें। जैसे हज़रत अली का भी एक कौल है कि तुम्हारा दोस्त वही है जो तुम्हें तुम्हारी कमज़ोरियों से आगाह करे, ना कि वो जो तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांधे, और यही ईमानदारी भी है। तो लिहाजा दोस्ती में सच्चाई और मुखलिसाना रवैया सबसे अहम होता है। तो इसलिए ये भी रिश्तों में भी ये जानने की कोशिश करें कि कौन आपका अच्छा दोस्त है, मुखलिस दोस्त है और कौन नहीं है। तो इसी के साथ हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ आर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। आर्ट इंसानी जहन की नशोनुमा का एक बहुत ही खूबसूरत और सबसे मौसर ज़रिया है। कैमरे की ईजाद के बाद से फ़ोटोग्राफ़ी के शोबे में बेशबहा तरक्की हुई है और जिसमें नित नए कैमरे भी आए हैं और नई से नई तस्वीर लेने का ट्रेंड भी कायम हो चुका है। लेकिन कैमरे की मदद से तस्वीर बनाना सिर्फ़ एक शौक़ नहीं बल्कि अब ये एक मुकम्मल पेशा वराना शोबे की हैसियत भी इख्तियार कर चुका है। मगर यहाँ पर भी एक मसला है कि फ़ोटोग्राफ़ी का शोबा बहुत तरक्की कर जाने की वजह से ख़ासा महंगा हो चुका है और जदीद कैमरे बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और उनकी बाकी एसेसरीज़ को भी अफोर्ड करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है एक आम बंदे के लिए। तो फिर एक आम बच्चा या एक स्टूडेंट जिनके पास इतने पैसे ना हों और वो अक्सर पूछते हैं कि अपने इस शौक़ को पेशे में कैसे बदलें, तो फ़ोटोग्राफ़ी की स्किल्स पर आज हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो कैमरे का इस्तेमाल है वो किस तरह किया जा सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक प्रोफेशनली मौजूद है, फ़ोटोग्राफ़र हैं और लेक्चरार हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ख़ासतौर पर फ़ोटोग्राफ़ी। हमारे साथ सिकंदर जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। सिकंदर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। सिकंदर, फ़ोटोग्राफ़ी बहुत कह लें कि पुरानी है, पुराने ज़माने में भी कहें कि ये आर्ट चलता था, पहले हाथों से बनाया जाता था और अब ये जदीद कह लें कि दौर आ गया है तो फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो मुझे बताइए कि किस तरह, अगर एक स्टूडेंट है, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, कि बच्चा है जिसको शौक़ है, वो क्या इसको एज अ प्रोफेशन ऑप्ट कर सकता है फ़ोटोग्राफ़ी को? वेल मैम, आई बिलीव जो आजकल का जो डिजिटल एरा चल रहा है उसके अंदर जो फोटोग्राफी की जो एक नीड है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो जा रही है। जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो जो तस्वीरें से खींचना थी वो कुछ सीजन वाइज खींची थी, जैसे कि वेडिंग के मौके पर लोग तस्वीरें खींचते थे जी। लेकिन अब का जो ट्रेंड है तो दैट डिफरेंट आई थिंक इवेंट्स, जैसे कि बेबी शावर है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के इवेंट्स आ जाते हैं, बर्थडेज पे आ जाते हैं, तो जो एक नीड थी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा ना एक इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ अपने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेसिकली डिग्री करने के बाद अपने अपने स्टूडियोज बेसिकली बना लिए हैं। अच्छा। और अब वो जो है उन स्टूडियो से काफ़ी अर्न भी कर रहे हैं और वो सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि इंटरनेशनली
इसको काफ़ी ज़्यादा बेसिकली उसमें अर्न कर रहे हैं। अच्छा। और अगर हम देखा जाए एज अ शोबे के लिहाज से फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी एज अ शोबे के लिहाज से मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है शटर स्ट्रोक। हाँ जी। तो शटर स्ट्रोक एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपनी जो भी पिक्चर्स हैं जिसको आप कैप्चर करते हैं उसको डे बाय डे मतलब हर दिन आप उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उसके ज़रिए भी आप अर्न कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब इसको एज अ प्रोफेशन भी प्रोफेशन यूज किया जाता है। किया जाता है। इसमें जो है प्रोफेशनल डिग्रीज भी हैं। अच्छा, फोटोग्राफी में खास तौर पे। यहाँ पे तो नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में मास्टर इन फोटोग्राफी, अच्छा। बैचलर इन वाह, फोटोग्राफी, वाह, तो इस टाइप की काफ़ी तरह की फील्ड्स आ जाती हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो जो बच्चों ने अगर इस साइड पर जाना है, क्योंकि शौक होता है, मतलब मैं भी जब अपने यूनिवर्सिटी के दौर में थी मुझे भी फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी फ़ोन में निकल आता है कि जब हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं। तो क्या ये बहुत महंगा शौक है? अगर किसी बच्चे ने प्रोफेशनली इस साइड पर जाना है, कैमराज लेने हैं या पूरा इक्विपमेंट्स इसके लेने हैं, तो बहुत महंगा शौक है क्या ये? वेल अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई महंगा शौक नहीं है। अच्छा। बेसिकली सारी की सारी ना बात आ जाती है सेटिक्स की। अच्छा। ठीक है, लेट्स सपोज आप एक तस्वीर खींचने जा रहे हैं तो उस टाइम भी जो चीज़ें मैटर करती हैं, एक पिक्चर लेने जा रही हैं, आप ले रही हैं उस एक चीज़ की पिक्चर, उसकी मैं ले रहा हूँ, उसकी कोई एक और कोई ले रहा है। हाँ जी। तो जो मेन चीज़ बेसिकली डिपेंड करती है, इफेक्ट करती है, जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर आ जाता है कि उसका कैमरा शॉट साइज़ क्या है, कैमरा एंगल क्या है, लाइट कैसी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एक्सपेंसिव के लिहाज से तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक्सपेंसिव है। आजकल तो काफ़ी ऐसे मोबाइल्स आ गए हैं जिनके ज़रिए आप पिक्चर खींच सकते हैं और जिसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमें जो क्लास पढ़ाई जाती थी फर्स्ट टाइम जब मैंने फोटोग्राफी का कोर्स पढ़ा था, तो एक एक्टिविटी थी छोटी सी जिसमें था कि आपने डिफरेंस फील करना है लुक एंड सी में। अच्छा। ठीक है, वो क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने एक चीज़ देखी है और बाद में आपने उसी चीज़ को इन डिटेल देखा है, तो क्या फ़र्क आपको फील होता है उन दोनों में। ठीक है। और एक ही चीज़ को आप किस तरह से बेसिकली कैप्चर कर सकते हैं डिफरेंट एंगल के साथ। शॉर्ट साइजेस आ जाते हैं, लॉन्ग शॉट, मिड शॉट। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक एक्सपेंसिव फील्ड है। आप, मेरा बस ये मानना है कि आप बस कीप क्लिकिंग, तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी चाहिए जिनको भी इसका शौक़ है। अच्छा, दूसरा आपने जैसे बात की कि डिफरेंट फोटोग्राफीज़ हैं, अब जैसे फूड फोटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा है, फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी है। अगर किसी ने प्रोडक्ट फोटोग्राफी की तरफ जाना है तो उनको इस ख़ास तौर पर डोमेन में अपने ज़हन में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों पे वो वर्क कर सकते हैं? अच्छा मैम, बेसिक सबसे पहले तो बात आ जाती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप की है। अच्छा। अब प्रोडक्ट की भी ना काफ़ी टाइप होती है। एक टाइप होती है प्रोडक्ट की ट्रांसपेरेंट, जिसमें से जो लाइट है टोटली बेसिकली पास कर जाती है। अच्छा। एक टाइप आ जाती है ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट थोड़ी सी पास करती है, ज़्यादा पास नहीं करती। और एक होती है ओपैक, जिसमें से लाइट टोटली पास ही नहीं करती। अच्छा। अब बात आ जाती है कि उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट कैसी है, प्रोडक्ट का साइज़ कैसा है, और उसके अंदर भी बेसिकली हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी का मकसद क्या होता है कि एक विजुअल अपील को बेसिकली इन्हेंस करना। कि आपने लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी एक जैकेट है या कोई भी एक वॉच है, उसकी मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद है कि लोगों को वो अपीलिंग लगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो चीज़ मैटर्स करती है उसके अंदर नंबर 1 आ जाता है लाइटिंग। ठीक है। अच्छा। लाइटिंग के ज़रिए क्या होता है कि अगर आपने लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा हार्श कर दिया तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो भी एक वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, वो जो भी एक इम्पैक्ट आएगा व्यूवर्स को देखने के लिए वो बुरा आएगा। लेकिन लाइटिंग के ज़रिए ही आप एक छोटी सी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखा सकते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 फैक्टर तो आ जाता है बेसिकली लाइटिंग का। ओके। उसके बाद नंबर 2 आ जाता है कि बेसिकली आप जो है किस एंगल से उसको लेने जा रहे हैं। लेट्स सपोज कोई भी एक ही चीज़ है, लेट्स सपोज हमने अगर इसकी तस्वीर लेनी है तो हम इसको इस साइड से ले रहे हैं, हाई एंगल से ले रहे हैं, लो एंगल से ले रहे हैं। तो इसमें भी ना काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक बेसिकली बात आ जाती है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसा है, लाइटिंग कैसी है, एंगल कैसा है आपका। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर ये चीज़ें बेसिकली मैटर करती हैं। लेकिन अगर सिर्फ हमने खाली तस्वीर एक लेनी हो, मतलब वो कोई भी एक आम शख्स तस्वीर ले सकता है, तो उस वक्त उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? वो बेशक कैमरा से ले रहा है तस्वीर या फिर वो अपने फ़ोन से ले रहा है, तो उसमें भी क्या लाइट का बहुत मैटर करती है और एंगल्स बहुत मैटर करते हैं? एंगल्स तो मैटर करते हैं। बेसिकली एंगल क्या होता है कि एक लेट्स सपोज मैं आपका ले रहा हूँ लो एंगल, तो लो एंगल बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को बेसिकली पावरफुल दिखाने के लिए। ठीक है। हाई एंगल बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी कैरेक्टर को कवर्ड या वीक दिखाने के लिए। ठीक है। ओके। तो एक एंगल होता है जैसे कि जो आई लेवल एंगल है। हाँ। ठीक है, जो मोस्टली टीवी प्रोडक्शन वगैरह में यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली स्टेबिलिटी को या
नॉर्मलाइजेशन को बेसिकली शोकेस करता है। Okay. देन एक आ जाता है डच एंगल, जो सीधा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा सा डच curve होता है, टेढ़ा होता है, होता है, टिल्ट होता है। तो उसका जो मकसद होता है वो बेसिकली होता है कि हम अनस्टेबिलिटी को शोकेस करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो एंगल तो मैटर करता है। नंबर 2 जो चीज़ मैटर करती है, लेट्स सपोज एक कोई भी एक लेमैन है, उसने एक पिक्चर कैप्चर करनी है, तो उसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी मैटर करता है। अच्छा, देयर इज बेसिकली कलर साइकोलॉजी, ठीक एक है। बुक है प्रॉपर कलर साइकोलॉजी पे। अच्छा, तो कलर साइकोलॉजी पे जो बुक है उसके अंदर बताया जाता है कि लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट अगर येलो है तो पीछे ब्राउन बैकग्राउंड हो, मतलब उसकी जो इन्हेंसमेंट है ठीक है, वो बैकग्राउंड के साथ बैकग्राउंड के लिहाज से वो ठीक है। आपका प्रोडक्ट के हवाले से आपका बैकग्राउंड वैसा ही हो होना चाहिए। जी। हाँ। तो ये चीज़ें भी बेसिकली काफ़ी इफेक्ट करती हैं, एंड देयर अदर मेनी फैक्टर्स ठीक है। के अलावा भी जॉब करती हैं। अच्छा, दूसरा सिकंदर मुझे बताइए कि जो बच्चे इस वक्त कर रहे हैं फोटोग्राफी, वो किस तरह अपने वर्क को शोकेस कर सकते हैं या फिर सेल आउट कर सकते हैं? जैसे आपने एक वेबसाइट बताई है, एक जगह Shutterstock। बताई है, इसके अलावा और अगर वहाँ पर भी उन्होंने करना है, अपनी पिक्चर्स को सेल करना है, तो वो किस तरह की पिक्चर्स, ऑब्वियसली अपने आप को ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, तो वो किस तरह की पिक्चर्स सेल कर सकते हैं वहाँ पर? अच्छा, बेसिकली ऐसी कोई कैटेगरी ना अभी तक डिफाइन नहीं की गई। जैसे कि शटरस्टॉक जो है उसके अंदर आप डे बाय डे की जो आपकी पिक्चर्स होती हैं, एवरी डे की, नॉर्मल लाइफ की, स्टिल लाइफ, तो उनको आप बेसिकली डाल सकते हैं। अब कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिसके अंदर ना कैटेगराइज किए जाते हैं। अच्छा। कि लेट्स सपोज एक फोटोग्राफी कंपटीशन है, तो उसके अंदर आपकी उन्होंने थीम दे दी है फैशन फोटोग्राफी, तो उसके अंदर आपने ऑफकोर्स जो पिक्चर है वो फैशन फोटोग्राफी करनी है। किसी के अंदर आ जाती है फिर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो एक इंटीरियर आर्किटेक्चर है या एक्सटीरियर आर्किटेक्चर है। ठीक है। लिहाजा वो मोस्टली के अंदर तो ऐसा होता है कि उन्होंने कैटेगरी डिफाइन नहीं की होती, लेकिन कुछ वेबसाइट्स के अंदर जो कैटेगरी है उनको डिफाइन किया जाता है। और ना बेसिकली एक वेबसाइट है फिल्म फ्री वे, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है फिल्म फ्री वे, इसके तरीके होता है कि आपने लेट्स सपोज कोई भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, या आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, या आपकी कोई भी पिक्चर्स हैं, उनको बेसिकली एक कंपटीशन होता है, उसके अंदर आप इंटरनेशनली आपकी वो चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट होती हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। लेकिन जहाँ तक हम बात करेंगे स्पेसिफिकली फोटोग्राफी की, तो शटरस्टॉक, इसके अलावा काफ़ी तरह की और प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि पाकिस्तान ब्रिटिश फोटोग्राफी भी होता है। अच्छा। इस तरह के और भी काफ़ी तरह के प्लेटफॉर्म अगर आप सर्च करने पे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी फोटोग्राफी जो है वो सेल कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे बच्चे सेल करते हैं वैसे? बच्चे सेल करते हैं। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास इस तरह की वेबसाइट्स हैं कि वहाँ पर जाके वो, अगर आपके पास आपको लगता है कि बहुत अच्छी फ़ोटोज़ पड़ी हुई और आपने कैप्चर की है, वो कोई भी सीनरी हो सकती है, वो कोई भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप वहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो हमारे साथ सिकंदर जावेद मौजूद थे। सिकंदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। हम फोटोग्राफी के हवाले से बात कर रहे थे, और जनाब बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में सरकारी रेट्स का नफाज करना हो तो डीसी लाहौर मुतहरिक होते हैं। लाहौर की सड़कों की सफाई का मामला हो तो तब भी अलल सुबह डीसी साहब फील्ड में मौजूद होते हैं। कहीं सड़कों में खड्डे या गड्ढे थे तो वो भी अब ठीक होने लगे हैं, और देखा ये गया है कि डीसी साहब वहाँ भी मुआयने के लिए मौजूद होते हैं। और सरकारी इदारों में सबसे बड़ा मसला होता है सरकारी अफसरान की हाज़िरी को यकीनी बनाना, लेकिन उस पर भी डीसी साहब सख्ती से कारबंद हैं, क्योंकि वो ख़ुद जब सुबह 8 बजे फील्ड में मौजूद होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो दीगर अफसरान होंगे उनको भी अपनी सीट्स पर मौजूद होना पड़ेगा, और ऐसा होगा तो यकीनी है कि अवाम के मसाइल भी हल होंगे। गर्ज़ ये कि मसला चाहे लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स को ज़ायद किराए की वसूली से रोकना हो या फिर शहरियों तक महफूज और साफ़ खुराक की फराहमी हो, हर जगह डीसी कहीं ना कहीं एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर के महीने से लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के हवाले से बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं। 774 तरक्याती स्कीम्स का एक बर वक्त मुकम्मल करना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो डीसी साहब से जानेंगे कि क्या वो तैयार हैं और क्या उनके होते हुए शहर के पार्किंग, बस स्टॉप्स, मछली मंडी, बादामी बाग मंडी और लारी अड्डे की जो बैरूने शहर मुंतकली का ख्वाब था वो क्या शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इंतहाई बासलाहियत फील्ड में मुतहर्रिक हमें नज़र आते हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से। 38वें कॉमन के बैच से उनका ताल्लुक़ है, जबकि 19वें ग्रेड में अपने फ़राइज़ वो सर अंजाम दे रही हैं। तो सर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी, हम फाइन। और इसके साथ हमें इमरान अकबर ने भी ज्वाइन किया है, जो कि चीफ़ रिपोर्टर। इमरान साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। सर, सबसे पहले आप से स्टार्ट करूँगी। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ
डिस्कस करनी है, ख़ासतौर पर लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। सबसे पहले मैं आऊँगी महंगाई के ऊपर कि महंगाई ने हर किसी का जीना दूभर कर रखा है। तो आप जब से आए हैं तो ये थोड़ा सा बता दें कि महंगाई में कितने % जो है ना वो कमी वाक़ई हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने बिल्कुल कहा है, कॉमन मैन का सबसे बड़ा इशू जो है वो प्राइस कंट्रोल और एसेंशियल कमोडिटीज़ का ही है। सो मैं जब से आया हूँ तो हमने जो मेन इसमें एक चीज़ है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है। सो आई एम फोकसिंग ऑन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप देखें कि आपको नज़र आएगा, अगर आप टोमेटो के रेट्स देखें अराउंड द ईयर, तो आपको नज़र आएगा कि अक्टूबर नवंबर में इसका रेट जो है वो शूट करता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है कि आपकी सप्लाई कम हो जाती है। सो ये सारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, मैं जिस दिन से आया हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो हमारी सप्लाई लाइन है वो स्टेबल रहे। तो आपको नज़र भी आया होगा पिछले 3-4 हफ्ते में मोस्टली प्राइसेस जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ के वो स्टेबल रही हैं और कम भी हुई हैं। सो बेसिकली जो सप्लाई चेन है उसको मैंने अपनी तमाम एनर्जीज जो है वो सप्लाई चेन पे लगाई हैं। अल्टीमेटली जो आपको कंज्यूमर पे जहाँ पे वायलेशंस होती है, जो बाज़ार में होती है, वहाँ पे हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स डेली विजिट भी कर रहे हैं, बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको ये रियलाइज़ करा दूँ कि मैंने अपनी एनर्जी ज़्यादा जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि उसी से लोगों को रिलीफ मिलेगा। अगर आपकी सप्लाई स्टेबल रहेगी डिमांड के हिसाब से तो वो डिलीवर करती है और लोगों को रिलीफ मिलता है। इस पर थोड़ा सा मैं अगर बात कर लूँ, भी कल ही मैं देख रही थी, आज के अभी मुझे पता नहीं है, मुझे अभी तक अपडेट नहीं आई है कि महंगाई में अगर बात की जाए तो सबसे जो प्रोटीन, जिसको सस्ता प्रोटीन लोगों का कहा जाता है, वो है चिकन। चिकन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बदस्तूर बढ़ रही हैं। उसके बाद अंडों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो इस पे क्या, इसकी सप्लाई चेन में कहाँ मसला आ रहा है? जी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी एसोसिएशंस हैं ब्रायलर की, चिकन की, जो रेट्स हमें रात को देते हैं डिमांड सप्लाई को सामने रखते हुए। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन रेट था 596 और फिर उसके बाद ये रेट नीचे आना शुरू हुआ एंड वी टच 552। पिछले दिनों में फिर इसका रेट ज़्यादा गया है और आज की डेट में हमारा 584 है। इट कीप्स वेसिलेटिंग बिटवीन 596 एंड 552। लेकिन बात वो ये जो सप्लाई है हमारी और डिमांड के हिसाब से, कुछ दिनों में जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई उतनी रहती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस बढ़ती है। बट वी आर ट्राइंग टू कीप इट बिटवीन 552 एंड 596। तो इसी में हम स्टेबल रख रहे हैं। 2, 4, 3 रुपये का ऊपर नीचे फ़र्क होता है। नीचे भी गई है हमारी, अगर पिछले 21 दिन में देखें तो 12 दिन इसकी प्राइस डाउनवर्ड रही है और रिमेनिंग डेज में ये इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड रहा। इसमें इंक्रीज आता है, ये तो अच्छी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था सब्ज़ी मंडी, उसकी मुंतकली के हवाले से, तो उसके ऊपर गौर व फिक्र चल रहा है। दूसरा लारी अड्डे की भी मुंतकली थी, तो उसके हवाले से आपने सोचा? जी सब्ज़ी मंडी जो बदामी बाग है, इट्स सोर पॉइंट, जहाँ पे बहुत इशू है। मैंने आते साथ विज़िट किया था, वहाँ पे सफाई का बहुत बुरा हाल था, इंक्रोचमेंट्स थी, सीवरेज का इशूज़ था। वहाँ पे जो हमारी इंटरवेंशंस थी, सीवरेज का काम मैंने स्टार्ट कराया, सफाई का कराया, एंटी इंक्रोचमेंट का। लेकिन इसमें जो एक चीज़ है जो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस पर स्पेशल मीटिंग ली थी एंड शी इज़ प्लानिंग एंड शी इज़ डायरेक्टेड कि हमारी जो रूडा की ज़मीन है शेखुपुरा में, वी आर प्लानिंग कि ये जो मंडी है उधर शिफ्ट हो रही है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। और वहाँ पे ऑलमोस्ट 200 एकर्स पे ये हम स्टेट ऑफ द आर्ट सीएम साहिबा की डायरेक्शन है। तो आने वाले दिनों में ये मंडी वहाँ पे शिफ्ट होगी जो रूडा की इमेज। कब तक? क्योंकि जो मैडम की तरफ से टाइम दिया गया है सीएम पंजाब की तरफ से, दैट इज़ 1 year टू द रूडा, यानी विद इन 1 year दिस मंडी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट विल बी शिफ्टेड टू दैट एरिया। ओके ठीक है। अब मैं इमरान साहब आपको भी ज़्यादा नहीं वेट कराना, मुझे पता है आपने भी बहुत सारी चीज़ें बोलनी हैं। ऑब्वियसली हम ईयर एंड आइज़ होते हैं, जैसे हम बात कर रहे होते हैं, हम आवाम की जो चीज़ें होती हैं, जो ग्राउंड रियलिटी होती है, हम उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो जब से ख़ासतौर पर डीसी साहब आए हैं तो लाहौर की क्या सूरत हाल आपने देखी है? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो कहूँगा आज डे ऑफ डीसी, आज डीसी साहब का दिन है, ये आपके पास आए हैं और ये पहली बार स्क्रीन पर फर्स्ट टाइम शो में बैठे हमारे शो में। अभी मैंने इनसे पूछा है, अभी आपके प्रोग्राम से आने से पहले 5 मिनट पहले पूछा है, उन्होंने कहा मैं जिंदगी में पहली दफ़ा बैठा। अच्छा, जिंदगी में पहली दफ़ा बैठे, वाह जी वाह, क्या बात। फर्स्ट टाइम लाहौर न्यूज़ का ये चलिए जी, हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप आए। लाहौर न्यूज़ एंड मुनीबा आसिफ कि उनके मॉर्निंग शो में आए हैं, इनका बहुत शुक्रिया है। और इनकी फर्स्ट डे जब मेरी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उन्होंने कहा मुझे 3 से 4 हफ्ते दें, पहले मैं लाहौर की तो जो पल्स है उसको समझ लो। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने हमें पल्स, हमने इनको देखा है कि ये अपनी पल्स को इस तरह से लाहौर को देख रहे हैं कि फुटवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सुबह 8 बजे उठेगा वो कामयाब है जी, बिल्कुल ऐसे। क्या आप उठ के आ गए हैं, जैसे हम ऑफिस आ जाते हैं वापस नहीं जा सकते, इसी तरह जब आप रेडी हो जाते हैं फिर आप काम 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 दिन रात करेंगे काम। बिल्कुल ऐसे। तो अभी डीसी साहब का चूँकि
इनिशियल डेज जो हैं वो मैं कहूँगा अब तो ख़त्म हो चुके हैं, हनीमून पीरियड्स जो थे, मगर उन्होंने हनीमून पीरियड में बहुत तेज़ी से काम किया है, फुटवर्क किया है। सुबह सुबह आपको हमें रोज़ाना नज़र आ रहे हैं कि वो कभी सगियाँ होते हैं, आज भी सगियाँ से होकर आए हैं। अच्छा। अड्डा प्लाट होते हैं, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा जा रहे हैं, बंद रोड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वाका की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इसी तरह इकबाल टाउन के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं। यानी कि ये उन इलाकों को टच कर रहे हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे पास भी कोई अफसर आए, हमारी बात भी सुने। आपका अर्बन एरिया जो है वहाँ पे तो नज़र आ ही जाता है, अगर कूड़ा हो तो हम ही कह देते हैं जी यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो ये आवाज़ यहाँ तक पहुँच जाती है, मगर उन एरियाज़ को ये ज़्यादा टच कर रहे हैं। अभी सूरत हाल ये है कि अभी इन्होंने अपनी करनी है पिच तैयार, जो मैं फील कर रहा हूँ, और ये पिच तैयार इसलिए कर रहे हैं कि इनको टास्क दिया गया है कि जब आप मेरे पास आएँ दोबारा डी साहब, तो मेरे पास कुछ लेकर आए, हमें पता चले कि लाहौर शहर कहता क्या है, बोलता कैसे है, सोता कैसे है, उठता कैसे है। तो अभी ये अपनी पिच को तैयार कर रहे हैं, खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, जो खिलाड़ी रह जाएगा ठीक है, नहीं तो बाकी नहीं तो आ जाएंगे, बाकी हम आगे चले जाएंगे, किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा मछली मंडी, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, ये सब जहाँ पर इस वक्त मछली मंडी की जो सूरत हाल होती है आपको पता है, वहाँ से गुजरना मुहाल होता है, वहाँ पर बदबू, वहाँ पर कचरा, वहाँ पर बाकी सारी चीज़ें, और वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी मुंतकली भी काफ़ी अरसा हो गया है, रुकी हुई है, उसकी क्या वजह है और कब तक हो जाएगी वो? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा था, अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से पहले दिन पूछते हो शायद मुझे पता भी ना होता, और मैं ये कहता कि आपको चेक करके बताऊंगा। लेकिन क्योंकि मैंने 3 हफ्ते ये चीज़ें सारी टच की हैं, तो अब मुझे अंदाज़ा है। मैंने और कमिश्नर साहब ने जब हम उस दिन मामिया कॉलोनी में शेखुपुरा का विज़िट करने गए थे, तो वापसी पे हमने जो फ़िश मार्केट की एक नई जगह है जो 20 कनाल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वजह से हमने टेम्प्रेरी लीज़ पे उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो मेन सिटी से निकल के वहाँ पे शिफ्ट होंगे। वो हमने देखी भी, और अभी हम उनके साथ एग्रीमेंट भी साइन करने जा रहे हैं अगले दिनों में। उसमें सिर्फ एक हम अभी गवर्नमेंट से एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले सबमिट किया कि सीएम पंजाब का ये है कि हम फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट अगर उधर लेके जा रहे हैं, तो इन सारी मंडियों को भी जो अंदर बैठी हुई हैं फ़िश मार्केट वगैरह, इनको भी उधर लेके जाएं। बट एट द सेम टाइम हमारा एग्रीमेंट इज़ ऑलमोस्ट एट द फाइनल स्टेज, और उसमें भी पहले उन्होंने वहाँ पे शॉप्स वगैरह बनानी स्टार्ट की थी, उन्होंने वायलेशन की थी, इस वजह से वो डिसमेंटल भी की गई। सो इन द कमिंग डेज in this week we will be signing an agreement with the fish market traders and they will be moving out of the city। ठीक है, उनको भी जो है ना उनके साथ भी एग्रीमेंट किया जाएगा। एक और मसला है पार्किंग का हमारे लाहौर शहर में, क्योंकि पार्किंग की वजह से आपको पता है कि गैर कानूनी तजावुज़ात भी हैं, फिर पार्किंग हमें फुटपाथ्स पे नज़र आ रही होती हैं, फिर पार्किंग माफिया जो है वो इतना एक्टिव है कि आप कहीं पर भी चले जाएं तो दुगने पैसे चार्ज किए जा रहे होते हैं। तो ये पार्किंग माफिया को किस तरह आप नकेल डालेंगे, उनके खिलाफ क्या क्या आपने सोचा है? जी बिल्कुल, पार्किंग तो हमारे लाहौर में ली पार्क कंपनी है, जैसे आपको पता है ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी और लाहौर की पार्किंग दे रही है। उसके साथ कुछ साइट MCL के भी हैं। आते साथ एक तो मैंने डिसीजन ये किया था कि जो MCL की साइट भी हैं दे शुड बी हैंडेड ओवर टू द ली पार्क। अब ली पार्क में आते साथ जो मुझे फीडबैक था, एग्जॉर्बिटेंट रेट्स हैं, जहाँ पे नोटिफाइड रेट्स है उससे 3 से 4 गुना नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी लाहौर में रहा हूँ पिछले फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स आई एम लिविंग इन लाहौर। तो मुझे अंदाज़ा है कि पॉश मार्केट्स में हमारे डबल ट्रिपल जो है वो ओवर चार्जिंग होती है। तो आते साथ हमारे पास नवीद विक साहब CEO हैं, आई गेव हिम द फुल कॉन्फिडेंस, और हमने उन्हें बताया है कि जो भी इस महकमे में आपकी कंपनी में कोई ऑफिसर्स इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैम। सो इस पे बिल्कुल जी हमारा है, ये पार्किंग का इशू है, ओवर चार्जिंग का इशू है, तो विल एड्रेस है। जहाँ तक आपने बात की है कंजेस्शन की, तो वो उसमें मैं आपको बताता हूँ लाहौर की जो आबादी है दैट इज़ ऑलमोस्ट 14 मिलियन, और अगर आप इसके विजिटर्स जो आउट ऑफ द सिटी आते हैं दैट ऑलमोस्ट मेक 16-18 मिलियन विच इज़ लाहौर इज़ डीलिंग विद। सो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो जगह हैं वहाँ पे वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल यूजिंग दिस स्पेसेस। हमारे पास पॉपुलेशन और नंबर ऑफ व्हीकल्स आर ह्यूमंगस, तो अब हमें ये भी सिविक सेंस भी यूज़ करनी चाहिए कि हम गलत पार्किंग ना करें, जो पार्किंग स्पेसेस है सिर्फ उधर ही करें, और अगर आपको 5-10 मिनट वॉक करनी भी पड़े तो आप कर लें। हमारी सिविक सेंस जो है इस हवाले से उसमें भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो इस साल जो है वो जिस तरह पिछले साल हमें मसनूई बारिश देखने को मिली थी, क्या इसी साल हम अक्टूबर में भी कर सकते हैं, नवंबर में भी कर सकते हैं कि ये हम इंतज़ार करेंगे बहुत ज़्यादा स्मोक हो गई है, बच्चों को छुट्टियां देनी पड़ गई हैं, उसके बाद जाकर हम बस स्मोक के लिए कोई काविश शुरू करेंगे, ये हम पहले क्यों नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है। जो आपने बात की है यही बात हमारी भी हुई थी कि इफ़ वी डू द इंटरवेंशन इन द लेटर हाफ ऑफ द स्मोक, तो हमें पहले कर लेनी चाहिए। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ, DG एनवायरनमेंट और जो हमारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने इस पर वर्किंग की हुई है। तो इंशाल्लाह फर्स्ट
फेज में ही आपको नजर आएगी व्हेन वी गेज की स्मोक है तो इस फर्स्ट वाह फेज जी में वाह, आएगी। क्या बात है। अच्छा, दूसरा, जब भी कोई नया बंदा आता है ना तो एक हवास ही होती है कि जी उसके पास जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल है, और ख़ासतौर पर किसी बड़े ओहदे पे कोई बंदा है तो क्या डीसी साहब के पास एक आम शहरी का जो आना है या उसकी रसाई जो है वो मुमकिन है? मेरा दफ्तर, मैं सुबह जिस तरह बताता हूँ, आई स्टार्ट माई डे एट 7:30, मैं पहले फील्ड विजिट करता हूँ, उसके बाद स्ट्रेट आई गो टू माई ऑफिस एंड माई ऑफिस डोर्स आर ओपन। और मेरी लोगों से है सुबह 9 बजे आप मेरे दफ्तर आ जाया करें। अनफॉर्चुनेटली मैं पिछले दिनों में आके दफ्तर जाके घूमता हूँ, मैंने कहा कोई है मिलने वाला, वो कहते हैं ये है ही कोई नहीं है। तो मेरे हाल में वो जो भी है लोगों का शायद, मैं इसमें बिल्कुल ऐड भी करूँगा कि हमारी जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इसमें सी एस साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब की क्लियर डायरेक्शन है कि ऑफिसर्स शुड सिट इन देयर ऑफिस फ्रॉम 9 to 11, कि लोगों को अटेंड करें, क्योंकि बाकी हमारे फील्ड के काम भी होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग भी होते हैं जिसमें हमने प्रोग्रेस बतानी होती है, अपने एक्शंस बताने होते हैं, रिव्यू चल रहा होता है। सो इट्स अ क्लियर डायरेक्शंस कि 9 to 11 जो है आप अपने दफ्तरों को टाइम दें और लोगों से मिलें। हमारे दरवाजे खुले हैं डीसी ऑफिस में, एनीबॉडी कैन वॉक इन एट 9 AM इन माय ऑफिस एंड ही और शी विल बी अटेंड। सर ये अभी आप ने एंड पे अपना जो बता रहे थे कि इतना बड़ा काम आ रहा है लाहौर की तरक्याती स्कीमों का, तरक्याती काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सर क्या डेवलपमेंट को आप लेकर चलेंगे? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और आई वांट टू अप्राइज द सिटीजन ऑफ लाहौर के सीएम पंजाब ने ये प्लान जो है ये डिवाइस करवाया है। इट्स इन ऑल द टाउन्स ऑफ लाहौर एंड इट अमाउंट्स टू 138 बिलियन जी। इसमें हमारा सीवरेज है दैट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 78 बिलियन, और MCL है जिसने काम करना है टफ पेवर्स का, PCC का, गलियां बनानी है, और इसमें एक मॉडल स्ट्रीट जो है वो सीएम साहब ने इनाग्रेट भी की थी। तो उसी पैटर्न पे हम स्ट्रीट्स भी बनाएंगे और सीवरेज भी बनाएंगे। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, और इसमें हमारी PND से अप्रूवल्स चल रही हैं, और बाय एंड ऑफ अक्टूबर एंड स्टार्ट ऑफ नवंबर दिस होल प्रोजेक्ट विल कम ऑन ग्राउंड, और इट विल केटर टू द नीड्स ऑफ लाहौरीज। बेसिकली जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, जब बारिश होती है जहाँ पे सीवरेज नहीं है तो पानी खड़ा होता है, लोगों के घरों के आगे सीवरेज के पानी की वजह से स्मेल है, सफाई नहीं है, कच्ची गलियाँ हैं, घरों के अंदर चला जाता है पानी। तो ये जो सारी नीड्स हैं वासा ने इसे डिज़ाइन किया है, और वही मेन पैकेज है 80 बिलियन का, ऑलमोस्ट 78 बिलियन का। सो इससे लाहौर के शहरियों को वंस इट विल बी एग्जीक्यूटेड तो लाहौर की शहरी को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी लाहौर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 138 अरब रुपया लाहौर शहर में वासा और MCL लगाने जा रही है, वज़ीर आला पंजाब इसको लीड कर रही है, चेक करेंगी। आपने इसका कस्टोडियन मेन DC लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने एक एक गली का देखना है, चेक करना है, मॉनिटरिंग करनी है, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, अफसरान को हर लिहाज से जो है आपने एक एक गली का ऑडिट कराना है। और पैरामीटर्स आपके ये हैं कि आपकी जैसे जैसे गली तैयार होती जाएगी आपके जो डैशबोर्ड होगा उस पर आती जाएगी। ये हमने सारा समझा है, देखा है। मगर मुझे बताएं कि इन्हीं दिनों में तो स्मोक बहुत ज़्यादा होनी है, और पिछले साल भी यही प्रॉब्लम चल रहा था कि निगरान गवर्नमेंट जो है रोड पे वो ओवरहेड ब्रिज बना रही थी, शादरा में बन रहा था, और रोज़ वहाँ पे सर पानी लगाया जा रहा था, रात के टाइम पानी लगाते ताकि स्मोक से बचाने के लिए। तो क्या करेंगे इसका? क्या नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट के साथ जो हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे स्मोक को अवॉइड के लिए वो हम ज़रूर लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो लाहौर की डेवलपमेंट है उसमें जो हमें इंटरवेंशन करके इसके जो पार्टिकल्स होते हैं और जो रेत के ज़रे होते हैं उनको देखने के लिए जो काज करते हैं स्मोक को, विल डेफिनेटली केटर टू दैट। बट द थिंग इज़ कि हमने लाहौर को ये प्लान डिलीवर करना है, और लाहौर के शहरियों को विल ट्राई टू मेक श्योर कि उनकी जो लाइव्स हैं वो इस प्लान से बेहतरी मिले। सर वज़ीर आज़म ने पिछले दिनों में सर कहा कि हम ना पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। लाहौर शहर में 2017 में सुमेर अहमद सैयद थे डिप्टी कमिश्नर लाहौर, तो उन्होंने कहा इमरान बहुत करीब हैं कि हम ना इसको लाहौर शहर को कम से कम पोलियो फ्री कर देंगे। मगर मुझे अभी तक याद है कि वो बिल्कुल करीब थे कि वो चेंज हो गए, और उसके बाद अभी तक लाहौर शहर पोलियो फ्री नहीं हो सका। तो पोलियो आप आजकल चला भी रहे हैं, इसके साथ साथ डेंगू भी दिखा रहे हैं, देख रहे हैं हम रोज़ाना आपकी मुहिम चल रही होती है। तो सर ये कब लाहौरियों के से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये हेल्थ के जो 2 मेन इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया। हमारे पोलियो का अल्लाह के फजल से कोई केस तो लाहौर में नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटल सैंपल्स जो हैं वो जुलाई अगस्त में पॉजिटिव आए हैं, और इसको एड्रेस करने के लिए स्पेशल SNID चल रही है जो हमारा आज तीसरा दिन है। और इसमें अगर हम रिव्यू करें, क्योंकि पिछली जो SNIDs हैं जो चलती रही NIDs, इसको मैं खुद लीड कर रहा हूँ, इसमें हमारी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। मिस्ड एरियाज़ को हमने रफा किया है। एट द सेम टाइम डेंगू के भी जो
केसेस हैं अगर आप देखें तो अभी कंट्रोल वो में भी है। control हाँ है, हाँ। जी, अल्लाह खैर करेगा, इस दफ़ा हमारी जो एफर्ट्स हैं वो नज़र आएंगे। वो नज़र आएंगी। और इस वक्त नज़र आ भी रही हैं, अगर पूरे लाहौर की आप नज़र दौड़ाएं ना तो आपको नज़र आता है कि साफ़ सुथरा भी और बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। तो हमें ज्वाइन किया था डिप्टी कमिश्नर हैं सैयद मूसा रज़ा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान साहब आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात करते हैं। तो यरकान एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी वजह से सालाना तौर पर तकरीबन 30 करोड़ लोग मुतासर होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और ये यरकान मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर जिस्म में फैलता है, जिनमें सबसे बड़ी वजह आलूदा पानी या फिर खुराक होती है। यरकान एक ऐसी बीमारी है कि जिसको अगर आगाज़ में काबू ना करें तो ये बढ़कर बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल में बदल जाता है। हर साल बताया जाता है कि तकरीबन 13 लाख लोग इसी मर्ज़ का इलाज ना होने की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ इकसाम्स हैं, और जिनमें आपने आम तौर पर देखा होगा पीला यरकान है या काला यरकान का नाम आपने सुना होगा। और यरकान जो है वो जिगर की सोजिश और उसके फाल ना होने वाला मर्ज़ होता है। मुख्तलिफ़ इकसाम होने की वजह से इनका इलाज भी मुख्तलिफ होता है, जिसको अगर सही तरीके से हल करने की कोशिश ना की जाए तो मसला संगीन होने का ख़तरा भी है। तो बहुत से लोग आप देखते होंगे कि जब भी उन्हें पीला यरकान ख़ास तौर पर होता है या चले काला यरकान भी होता है तो वो फ़ौरन से हकीमों के पास भागते हैं, या उनके पास जाके अजीबोगरीब वो हार से गले में पहन लेते हैं। तो क्या वाकई ही ये उनका हल है, और उससे क्या यरकान में जो है ना वो कमी होती है, नहीं होती है, या इसका इलाज क्या है? और अगर इलाज नहीं बर वक्त कराया जा रहा तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस कितनी ज़्यादा हो सकती हैं? तो इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आज हमने हेपेटाइटिस के हवाले से बात करनी है। वो पीला है और काला है। पहले पीले से बात कर लेते हैं। पीला यरकान है क्या? देखिए, पीला यरकान पानी से फैलने वाला यरकान है। अच्छा। जो कि हम ओरोफिकल रूट कहते हैं इसको, यानी मुंह के ज़रिए और पॉटी के ज़रिए। अब एक बंदा है जिसको हेपेटाइटिस, एक इंडेक्स बनता है जिसको पीला यरकान, हेपेटाइटिस ए और ई। पहले बताते चलूँ कि पानी से फैलने वाले 2 यरकान बहुत ज़्यादा कॉमन है, हेपेटाइटिस ए और ई। ठीक है। और ये अगर किसी इंसान को हो जाएं और वो जब पॉटी करता है तो स्विच में जब पॉटी जाती है और वहाँ से अगर कोई कॉन्टामिनेशन हो जाए और वो बंदा खा ले या पी ले, तब उसको हेपेटाइटिस पीला यरकान होता है। अब आप सोचें कि आपको कितनी कोई गंदी चीज़ खाते हैं कि जिसके बाद ये मामलात होते हैं। हेपेटाइटिस सी हो रहा है। ठीक है, अगर आप अपने सफाई का ख्याल रखते हैं तो आप 90% वैसे बच सकते हैं उससे। ठीक है, घर का पक्का साफ खाना, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें तो आप बच सकते हैं। इसके साथ में पीला यरकान जो है वो अचानक से शुरू होकर, इसको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। अच्छा। कि ये अचानक ही अलामतें ऐसी होती हैं कि बुखार हुआ, जिस्म में दर्द हुआ, फिर मतली शुरू हो गई, हाँ, exactly. भूख कम होना शुरू हो गया, पीलापन आना शुरू हो गया पूरी बॉडी, जॉइंटिस शुरू हो गया, पेशाब बहुत डार्क आना शुरू हो गया, कमज़ोरी होना शुरू हो गई, कुछ खा पी नहीं रहा, मुसलसल उल्टियाँ कर रहा है। और अगर बात बिगड़ जाए तो फिर बेहोशी होना या अल्लाह ना करे जिगर के मर्ज़ के साथ मौत होना भी हो सकता है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस पीले यरकान के साथ में। तो इसमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि होता क्या है कि अगर आपको हल्का सा बुखार हुआ और आपको जिस्म दर्द हुआ, आपने ना एलिफ्टीज कराया ना कुछ कराया और आप जीपी के पास गए, हाँ। उसने आपको तमाम अचानक ही एंटीबायोटिक्स शुरू करा जी। और उसके बाद क्या हुआ, सारी आपको पता है दवाइयाँ जो हैं वो सारी हमारे जिस्म में ही जिगर के अंदर मेटाबोलाइज होती हैं, और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आने शुरू हो गई और आपके ALT AST बहुत ज़्यादा, जिगर के अंदर जो सोजिश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इवेंचुअली फिर उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अंदर में ये वायरल हेपेटाइटिस है, कोई ऐसी दवाई मौजूद नहीं है। अच्छा, ये पीले यरकान में दवाई नहीं है? कोई दवाई नहीं मौजूद ऐसी कि जो वायरस के अगेंस्ट काम कर सके। अच्छा। सिर्फ सपोर्टिव मुनीबा मेडिसिन है जिसमें
आपने ग्लूकोज जिस्म का कम, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होने देना, अच्छा, आपने नमकियात की कमी नहीं होने देनी, ओके, आपने जो पानी की कमी है जिस्म में वो नहीं होने देनी। ओके, सिम्टम्स, अगर उल्टी आ रही है उल्टी की दवाई है, ओके, मैदे में कोई दर्द है उसकी दवाई है, उसकी दवाई है, ठीक है। बस यही दवाइयाँ हैं। लेकिन फिर ये हकीमों के पास क्यों जाते हैं और वो जो हार सा पहन लेते हैं वो लकड़ियों वाला अजीबो गरीब, और वो कहते हैं जी जैसे जैसे हार लंबा होता जाएगा वैसे वैसे आपका ये अरकान ख़त्म होता जाएगा। देखें ये दे न्यू कि ये ऐसे करके एक ग्राफ बनता है और वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल खुद ब खुद ही हो जाता है। अच्छा, अब होता क्या है कि चलें उस हार की भी मैं बात बता दूं, वो इस तरीके से है। वैसे कलाम इलाही जो है भी है, पढ़ते हैं हम, पूरी आई डू रिस्पेक्ट, बिल्कुल सही है, हम बहैसियत मुसलमान ठीक है, उसका असरात हैं। लेकिन जो हार की ट्रिक है वो बड़ी ज़बरदस्त है। जब हार वो बना के पहनाते हैं तो वो तो गीली लकड़ियों का होता है, उसके अंदर नॉट्स बंधी हुई होती हैं। अच्छा, तो जब जैसे जैसे मरीज़ का मर्ज़ जो है वो टाइमली अपना वो एक हफ्ते या 2 हफ्ते गुजारता है, वो लकड़ियाँ सूखी हो जाती हैं, उसके ऊपर नॉट्स खुल जाती हैं और वो हार लंबा हो जाता है। अच्छा, तो ये ट्रिक इस तरह करते हैं कि जी वो हार लंबा हो गया तो मरीज ठीक हो गया। मरीज तो अपने आप ही ठीक हुआ, वो लकड़ियों के सूखने की वजह से नॉट्स खुल गई, उसकी वजह से हार लंबा हो गया। तो वायरल हेपेटाइटिस है, ये 1 से 2 हफ्तों के दरमियान खुद ब खुद ही ढल जाता है। अच्छा, और इसमें सपोर्टिव दवाइयाँ ही हैं जो हम देते हैं, इसकी अपनी कोई दवाई नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव दवाई है, एंटीवायरल जिससे या एंटीबायोटिक ऐसी कोई दवाई मौजूद नहीं है। ठीक है, और खुद से भी नहीं खानी है, खुद से बिल्कुल नहीं खानी, हकीम की दवाई नहीं खानी इस दौरान, ठीक है, कोई टोटका नहीं करना। ओके, अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी हम फलाना जो है ना जूस पी लेंगे, अनार के जूस पी लेंगे, आड़ू के जूस पी लेंगे। आप या हर बंदा जिसको है वो गन्ने के जूस की रो की दुकान पे खड़ा होता है, तो हर यरकान वाला मरीज जब वहां जाके खड़ा होगा और वो आप देख रहे हो पानी के गिलास वो ऐसे ही पिला रहा है, तो वो सबको कॉन्टामिनेट कर रहा है। ओके, ये जैसे मैंने पहले बताया ये ओरल ओरोफिकल रूट से फैलता है, ठीक है, तो ये वहां से बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ 2 वैक्सीन्स हैं हेपेटाइटिस ए की और ई के अगेंस्ट, अच्छा, पीले यरकान की, ठीक है, जो कि बहुत आराम से मिल जाती हैं। अब पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बचपन में छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक को भी अवेलेबल है। यानी हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है वो आज 1 महीने बाद, 6 महीने बाद लगवानी है। और हेपेटाइटिस ई की जो वैक्सीन है वो आपने आज 1 महीने बाद और 6 महीने बाद 16 साल के बड़े लोगों को लगवानी है। इसी तरीके से मुनीबा, जैसे हम तमाम हमारे ऑफिशियल्स जो हैं वो पोलियो के पीछे पड़े होते हैं, गटर नालियों से जाके, हेपेटाइटिस के भी पीछे पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ। तो हेपेटाइटिस के भी पीछे पड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की लाहौर में भी अभी भी जाने ले रहा है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा फूड पैटर्न्स ऑर्डर कर रहे हैं, रात को खाने मंगा रहे हैं और वहाँ से कॉन्टामिनेटेड फूड खा रहे हैं, जिसके साथ में ये मसाइल हो रहे हैं। ये मसाइल हो रहे हैं। तो अगर किसी को एक दफ़ा ये काला यरकान हो जाता है तो क्या, और अगर उसने मेडिसिन लिए, जिस तरह आपने कहा कि 3 महीने का कोर्स होता है, और अगर उसने कोर्स पूरा कर लिया है तो क्या वो बिल्कुल रिकवर हो जाता है या कहीं ना कहीं दोबारा से उसको वो आ सकती है बीमारी? पहले आपको कुछ 10 ईयर्स बैक ये था कि हम लोग इसका इलाज जो करते थे वो पेगुलेटेड इंटरफेरॉन के साथ करते थे, जिसका वायरस का रिस्पांस जो है 30 to 40% था। अच्छा, अब जो डायरेक्ट एंटीवायरल दवाइयाँ अवेलेबल हैं 2014-15 के बाद, जब सोवाल्डी और इस तरह का बहुत अच्छी रिजीम्स आ रही हैं, उसमें 97% रिस्पांस रेट है। यानी जो वायरस है वो मुकम्मल तौर पे जिस्म से निकल जाता है। अच्छा, और दवाई के बाद हम उसको एंड ऑफ ट्रीटमेंट रिस्पांस कहते हैं। और उसके बाद जब 3 महीने बाद दोबारा PCR कराते हैं और वो भी जब क्लियर हुआ हो तो उसको हम कहते हैं सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पांस। एक दफ़ा सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पांस आ जाए तो क्योर हो जाता है बंदा, उसको हेपेटाइटिस सी नहीं होता। अच्छा। लेकिन समझने की बात यह है कि जिसको हेपेटाइटिस सी एक दफ़ा हो उसके 2 कैटेगरीज हैं। अच्छा, क्या जिगर नॉर्मल है या जिगर सुकड़ चुका है। अच्छा, यानी मालिज के पास आने से पहले आपका जिगर नॉर्मल है, सिरोसिस नहीं हुई, नॉन सिरोटिक है, और क्या मरीज का जिगर सुकड़ चुका है। ऐसे मरीज जिनका जिगर नॉर्मल है, तिल्ली नॉर्मल है, पोर्टल वेन नॉर्मल है, कोई उसको मसाइल नहीं है, PCR नेगेटिव हो गया, उसमें कॉम्प्लिकेशन लेटर ऑन, रीएक्टिवेशन के चांसेस, हम इसको रीएक्टिवेशन भी कहते हैं, ठीक है, कि वही वायरस दोबारा भी रीएक्टिवेट हो सकता है या नया भी तो लग सकता है। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में यू नेवर नो कि आपको दोबारा, क्योंकि इसकी भी
जीनोटाइप्स हैं, ठीक है, 6 जीनोटाइप्स हैं, मुख्तलिफ वायरसेस हैं, आपको एक हेपेटाइटिस सी नहीं हो रहा, आपने कहीं और से और पकड़ लिया, ओके, तो फिर हम कहते हैं कि ये तो दोबारा जिंदा हो गया। बाद औक़ात वो दोबारा जिंदा भी होता है, रिएक्टिवेशन भी होती है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी अगर डाउन होगी तो शायद वो दोबारा जिंदा हो रहा, या आपने कोई और इन्फेक्शन एक्वायर कर लिया। ठीक है, फिर अगर आपका जिगर सुकड़ गया, जैसे मैं बात कर रहा था कि जिगर अगर आपका सुकड़ा हुआ नहीं है तो बहुत अच्छा है, मामला बहुत कंट्रोल में है, कुछ नहीं होता आपको, आपका सस्टेन न्यूरोलॉजिकल रिस्पांस आ गया है, पीसीआर आपका नेगेटिव है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप क्योर हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनकी तिल्ली बढ़ गई है, जिनका पोर्टल वेन डायलेटेड है, जिनका जिगर सुकड़ गया है, उसके अंदर रिकमेंडेड है इंटरनेशनली कि आप 3 से 6 महीने में अल्ट्रासाउंड और अल्फा फीटोप्रोटीन के ट्यूमर मार्कर्स हैं, अच्छा, वो ज़रूर कराएं, क्योंकि उसमें फिर हम देख रहे होते हैं कि क्या ऐसा मरीज़ जिसका जिगर कमज़ोर हो चुका है और हेपेटाइटिस बी सी की वजह से, तो इसमें ट्यूमर के चांसेस होते हैं। मरीज़ ठीक होके चला गया, आपके मालिज ने बताया ही नहीं कि इसको ट्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि उसके जिगर के अंदर फाइब्रोसिस थी, जिगर सुकड़ रहा था, सुकड़ा हुआ था। तो लेकिन इंटरनेशनल रिकमेंडेशन यही थी कि आपने 3 से 6 महीने बाद माइलेज के पास आना है, एक अल्ट्रासाउंड, अल्फा फीटोप्रोटीन और बेसलाइन टेस्ट लेके, CBC LFTs वगैरह, ताकि वो आपका अंदाज़ा लगा सके कि आपको जिगर में कोई कैंसर तो नहीं है। और अगर वो कैंसर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, ही एंड यू आर वेरी हैप्पी। और 6 महीने या साल बाद अल्ट्रासाउंड कराने से कोई वो नहीं है। होता यही है कि 3 महीने या 6 महीने जब आप अल्ट्रासाउंड करा रहे होते हैं, इस कैंसर जो जिगर का कैंसर है उसके अंदर रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होती है, यानी हर 6 महीने बाद ये डबल हो जाता है। तो अगर आपको हुआ और आप नहीं आए और साल बाद आए तो आप इवेंचुअली योर साइज विल बी इंक्रीज। हाँ, तो फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो साइज के हिसाब से, अगर कहीं ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो इसलिए मुआलिज के पास जाना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बताएं या फीडबैक ज़रूर दें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि अगर पीला यरकान एक दफ़ा हो गया है तो वो क्या दोबारा भी हो सकता है? बिकॉज कुछ ऐसे होते हैं ना वायरसेस के, उनकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं हमारी बॉडी में, तो वो दोबारा नहीं हो पाते। वेरी गुड क्वेश्चन। हेपेटाइटिस ए या ई एक दफ़ा जब हो जाए और अगर आप उससे कवर हो जाते हैं, कभी नहीं होता। अच्छा, वो दोबारा कभी नहीं होगा? दोबारा नहीं होता। ओके, चलिए भी अच्छी बात है, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने आप को होने ना दें, अपनी ग़िज़ा का और पानी का खास तौर पर अपना ख्याल जो है ना वो रखें, हाइजीन का प्रॉपर आप ख्याल रखें। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, वो एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है। जब पीले यरकान में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि खाना पीना छोड़ देते हैं, एक तो वैसे ही उनका वेट लॉस हो रहा होता है, खाने का दिल नहीं करता, तो इन दोनों चीज़ों में, दोनों यरकान में ख़ास तौर पर किस तरह की डाइट रखनी चाहिए उन पेशेंट्स की? 18 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनको हम एक दिन भी खुराक बंद नहीं करते। अच्छा। हम उनको कहते हैं कि अगर इनको भूख लग रही है, क्योंकि अगर आप एक दिन भी उनकी खुराक बंद करेंगे तो उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनके अंदर शायद कोई ऐसी चीज़ थी जो बाद में ना बने। तो इवेंचुअली आपने तमाम जो अगर बच्चा है 18 साल से कम है तो आपने उनको खुराक के अंदर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुनीबा जो भी कुछ खाया पिएगा वो अंतड़ियों के साथ जिगर में जाएगा, अगर जिगर आगे सूजा हुआ है तो फिर वॉमिट करेगा। तो इसलिए गैलेक्सोस डी, ग्लूकोज मिला पानी, ये सबसे ज़्यादा बेसलाइन है कि जिसमें हमने वो रिप्लेस करना ही करना है। वो उसको बताते रहें। जूसेस तमाम पी सकता है, घर का पक्का साफ़ खाना, उबला हुआ पानी आराम से खा पी सकता है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन बाहर की चीज़ें, मुरगन अशिया, हैवी डाइट, KFCs है, मैकडोनल्ड्स, ये चीज़ें नहीं खानी इवेंचुअली, क्योंकि ये बर्डन होता है और इससे के साथ फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। और काले यरकान वाले सब कुछ खा सकते हैं क्या? काले यरकान अगर तो जैसा बताया जिगर नॉर्मल है और उसके अंदर कोई इतने आपको पता ही नहीं है ना, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो उस वक्त तो आप सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पेट में पानी पड़ गया है या और मसाइल हैं, देन फिर वो आपका मुआलिज आपको मखसूस डाइट देगा जिसमें नमक की कमी बताएगा। अच्छा। आपको लो प्रोटीन कुछ मुनासिब मिकदार में देगा, आपको जो है ना कुछ दवाइयों से परहेज बताएगा। तो इस तरह के मामला हैं। वो आपका मुआलिज ही आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है, आपकी सिचुएशन देखकर कि आप किस स्टेज पर हैं या आपकी सिचुएशन क्या है। हमारे साथ डॉक्टर सैयद आसिफ जैदी साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। हम काले यरकान के हवाले से, पीले यरकान के हवाले से बात कर रहे थे कि इसमें किस तरह का इलाज होता है, दवाइयाँ कौन कौन सी खानी है और किसके पास जाना है, और ख़ास तौर पर अगर वैक्सीन आप लगवा लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से, जो कि बहरान ने सिनेमा इंडस्ट्री को भी तकरीबन ख़त्म कर दिया है। और एक ज़माने में पाकिस्तान में 1000 के करीब सिनेमा घर हुआ करते थे, अब मेरे ख्याल से लगभग 150 के करीब रह गए होंगे, और जिनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 100 जो सिनेमाज़ हैं वो फंक्शनल होंगे। और लाहौर में 50 से ज़ायद सिनेमा घर थे, अब सिर्फ 15 के करीब रह गए हैं, और उनमें से बेशतर सिनेमा घरों में दूसरे कारोबार शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान इंडस्ट्री पिछले कई सालों से बहरान का शिकार है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अदाकारी समेत किसी भी शोबे में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मुल्क में ऐसे अदाकार, ऐसे राइटर्स, मौसीकार, गुलकार, हिदायतकार और फिल्म साज मौजूद हैं जो बेसाखियों पर खड़ी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा उरूज दिलाने की भरपूर सलाहियत अपने अंदर रखते हैं। लेकिन हुकूमत को भी हकीकी मायनों में पाकिस्तान में इस फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा अरूज दिलाने के लिए संजीदा होना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ज़वाल कैसे शुरू हुआ, इसकी वजूहात क्या हैं, और क्या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, और जो इसका ज़वाल आया है इस इंडस्ट्री का, इसका ज़िम्मेदार कौन है, किसके सर पे ये सहरा सजता है, और कौन दोबारा से इसको रिवाइव कर सकता है। इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और आपको जिस तरह पता है कि वो लेक्चरार हैं, मुसन्निफ़ हैं, शायर भी हैं, और ख़ास तौर पर फ़िल्म के हवाले से उनके पास जनाब एम्पल ऑफ नॉलेज रखते हैं वो। तो प्रोफेसर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया आपका मुनीब भाई। हमाद साहब, ये सिनेमा के हवाले से आज हमने बात करनी है। मतलब बहुत पुरानी मूवीज़ हम देखते हैं, क्या शानदार मूवीज़ होती थी। अब जो हमारे पाकिस्तान के सिनेमा का जो ज़वाल शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, ये सबसे पहले तो मुझे बताइए। जी, एक तो सबसे पहले हम एक बात को वाजे कर दें कि सिनेमा इंडस्ट्री एक डिफरेंट इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री एक डिफरेंट इंडस्ट्री है। ये दोनों एक दूसरे के तामुल के साथ चलती हैं। तो काम ख़राब होना जो शुरू हुआ वो फिल्म इंडस्ट्री से ख़राब होना शुरू हुआ। अच्छा। उसके बाद सिनेमा इंडस्ट्री को ज़वाल आया। ओके। और वो फिल्म इंडस्ट्री से कैसे शुरू हुआ, वहाँ पे जो कंटेंट आना शुरू हुआ वो एक ही तरह का कंटेंट था। नया कंटेंट लाने की जुर्रत नहीं थी या किसी ने हिम्मत नहीं की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उस वक़्त के रियासती हालात हैं। अच्छा। अब 1979 में मौला जट रिलीज़ होती है, पहली जो मौला जट थी। 1979 में नासिर अदीब साहब भी, सरवर भट्टी, यूनुस मलिक, ये बड़े बड़े लोग थे। तो नासिर अदीब साहब का अपना ये कहना है, और मुतअद्दिद जगह पे आपको ये सुनाई देंगे ये कहते हैं कि मैंने मौला जट के बाद मौला जट ही लिखी है थ्रू आउट। हाँ, क्या बात है। और उस वक्त जब ये पहली दफ़ा उन्होंने कहा तो 12 साल हो चुके थे मौला जट की रिलीज़ को। कहते हैं मैं पिछले 12 साल से 91-92 की बात होगी है, कहते 12 साल से मौला जट ही लिख रहा हूँ, शक्लें बदल बदल के। मतलब ये बात है। तो वो डिमांड, उनका ये ख्याल था जो सिनेमा वाले थे कि इसकी वजह से खिड़की तोड़ रश पड़ता है। आप गंडासा दिखाएं, आप ब्लड शेड दिखाएं, आप जो गांव की दुश्मनियां हैं वो दिखाएं, तो लोग उस भागे चले आते हैं। उससे क्या हुआ कि गंडासे का कल्चर जो है वो स्क्रीन पे विराजमान हो गया, और वो फिर हर स्क्रीन पे विराजमान हो गया, जिसकी वजह से जो फैमिलीज़ थी वो उन्होंने जाना छोड़ दिया। वो जो एक सोशल मौज़ूआत होते थे, कुछ थोड़ा सा सोशो रोमांटिक होते थे, या रोम कॉम रोमांटिक कॉमेडी होती थी, कैसी कैसी शानदार फिल्में लेकिन बड़ी खूबसूरत आई भी है ना, जैसे चूड़ियाँ हैं, फिर मजाजन है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। मतलब मेरे बचपन की हैं। अब तो देखे हुए बड़ा ज़माना हो गया है कि हमारी कोई बहुत अच्छी मूवी आई हो पाकिस्तान की जिसने क्या दिल जीत ली हो। अभी लास्टली वही है, मौला जट का रिवाइव ही हुआ है जो हुआ है। उसके अलावा मुझे नहीं कोई ऐसा चीज़ याद जो हम लोगों ने सिनेमा में जाके देखी हो, क्योंकि कंटेंट वैसा नहीं आता जो हमें अपीलिंग कर रही है, हमारा इंटरेस्ट डेवलप और हम सिनेमा में जाएं। बिल्कुल। एक तो ये है कि वो जो बीच में आती रही हैं, ये इस तरह तो हमेशा होता है। अच्छा, हाथी बैठते बैठते कुछ तो वक्त लेता है। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह ये फिल्म इंडस्ट्री भी बैठते बैठते कुछ अच्छी फिल्में दे गई। आप लेकिन चूड़ियाँ के बाद, मजाजन के बाद देखें, ख़ास तौर पर जब ये सदी शुरू हुई 2001, उससे ऑनवर्ड्स आपको कितनी फिल्में याद हैं पाकिस्तान? कोई भी नहीं याद। बिल्कुल बर्बाद। कोई भी नहीं याद। जी हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया।
उसमें मतलब मुझे चांद चाहिए और इंतहा और इस तरह के कुछ कुछ कहीं कहीं शुरू में, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उसका एक कई हवा उसकी वजह है। एक सबसे पहली वजह तो फिल्म इंडस्ट्री में कंटेंट उस के पीछे रियासत का मामला था कि रियासत बाज़ चीज़ों पे इतनी कड़ी पाबंदी उसने लगा रखी थी कि ये मौजू नहीं, ये मौजू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन मौजूआत की पाबंदी ने सबको पाबंद कर दिया। फिर कुछ लोग डर भी गए कि यार बनाने, हो सकता है रियासत उस पर गिरफ्त ना भी करती हो, फिर भी डर गए, लोग डर गए थे। बिल्कुल। दूसरा एक अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री जब हम बोलते हैं तो हमें सवाल करना चाहिए कि क्या वाकईतन फिल्म इंडस्ट्री है या सिनेमा इंडस्ट्री है। क्या बैंकों से इंडस्ट्री को, बाकी इंडस्ट्रीज को जिस तरह से कर्जे मिलते हैं इंडस्ट्री के नाम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इस तरह फिल्म इंडस्ट्री या सिनेमा इंडस्ट्री को कर्जे मिलते हैं? क्योंकि जब इंडस्ट्री के नाम पे आप कर्जा लेते हैं तो उसकी कुछ शराइत बड़ी नरम होती हैं। आप आराम से पैसे वापस करते हैं, आप कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं और किस्तवार आप वापस कर देते हैं। क्या फिल्म मेकर को या सिनेमा ओनर को इस तरह से पाकिस्तानी बैंकों ने कर्जे दिए? रियासती कोई कवानीन नहीं थे, कोई पॉलिसी नहीं, तो इस तरह से एज सच हमने इंडस्ट्री का दर्जा दिया ही नहीं है। अलबत्ता लेटली अभी कुछ 2017 में एक पॉलिसी बनी थी, मीडिया पॉलिसी, काफ़ी सारे उसके पॉइंट्स थे। उसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स भी थे। उस वक्त ये मरियम औरंगजेब वो थी, वज़ीर इत्तलात बन चुकी थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। तो तब इन्होंने कहा कि 1100 सिनेमा हॉल्स हम बनाएंगे। एक उसका पॉइंट ये था मीडिया पॉलिसी का। 1100 सिनेमा हॉल्स जो है ना वो इतने वो बनाए जाएंगे। यानी कि उनका ये ख्याल था कि बाद में फवाद चौधरी साहब ने इसको प्रोजेक्ट किया काफ़ी कि हम इतने बनाएंगे, लेकिन नए सिनेमा हॉलों की तामीर और ये उसमें उस एजेंडे में शामिल था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बाहर के लोग पाकिस्तान में आके शूट करना चाहते हैं हम उनको इतनी छूट देंगे। फिर जो एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे जो 65% भी बाज़ औक़ात बॉक्स ऑफिस पे कट जाता है उसमें भी छूट देंगे। जो फलां मौज़ूआत पे पाकिस्तानी फिल्म मेकर बनाएगा उसको भी छूट देंगे। और बहुत सारी जो है ना उसमें वो ऐसी टेम्पटेशंस थी बनाने के लिए कि जो इंडस्ट्री को उठाती और इंडस्ट्री बाकायदा इंडस्ट्री डिक्लेयर की जाती, लेकिन वो जाहिर है उसके बाद फिर वो मामला नहीं चला। तो ये दोनों तरफ काम खराब हो गया। फिल्म मेकिंग में कंटेंट आना रुक गया, रियासत के मामला उलझ गए। पाबंदी कब लगी और क्यों लगी? पाबंदी बस वो रियासती मामला है ना, पाबंदी लग गई 2017 में, फिर आना फिल्में बंद होगी। मैं आपको अर्ज करता हूँ एक छोटी सी, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और मैं तालिब इल्म हूँ इसका, तो मैंने पता किया कि एक, मैं नाम नहीं लूँगा ज़ाहिर सिनेमा का, उनकी एक ब्रांच थी यहाँ पे MM आलम में। जो अली टावर है ना ATC, वहाँ पे 5 स्क्रीनें उस जगह पे थी, 3 स्क्रीनें उनकी यहाँ एक और इलाके में थी, और इन 5 और 3 8, इन 8 को चलाने के लिए उनके पास 600 ओवरऑल जो था ना जी ह्यूमन रिसोर्स था। 600। ये क्यों था? वही आप वाली बात के इंडियन कंटेंट भी आता था, पाकिस्तानी भी आता था और हॉलीवुड का भी आता था। लोग लाइन में खड़े होके टिकट लेते थे। उस एक मोमेंटम में पाकिस्तान की फिल्म भी चल निकलती थी। बाजी फिल्म आई मीरा की, वो बड़ी कामयाब हुई और फिल्म अच्छी भी थी, कामयाब हुई। ये एन उन्हीं दिनों में आई जब भारतीय फिल्में भी यहाँ पे मौजूद थी, धड़क वगैरह भी आ रही थी। इसी तरह आप देखें कि उस जमाने में ये एक फिल्म आई तीफा इन ट्रबल। तीफा इन ट्रबल तो आप देखें रेवेन्यू वाइज भी, वैसे प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी थी। अली जफ़र ने उसमें काम किया, को 7-8 डिपार्टमेंट्स में तो अकेले अली जफ़र ने काम किया। वो इतनी अच्छी फिल्म थी और इतनी कामयाब हुई और खिड़की तोड़ किस्म का मामला था। लेकिन उसके बाद फिर वही इन्वेस्टर दोबारा इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाया? मेरा सवाल ये खुद से भी होता है, अपने दोस्तों से भी, और ये सवाल मैं सैयद नूर साहब से भी पूछ चुका हूँ, शहजाद रफ़ीक साहब से भी पूछ चुका हूँ, नासिर अदीब साहब से पूछ चुका हूँ, तमाम लोगों से पूछ चुका हूँ कि एक फिल्म कामयाब हो जाती है, मौला जट जैसे कामयाब हुई है जो सेकंड मौला जट है, अमारा बीबी ने दोबारा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की? अरबपति लोग हैं, इसलिए नहीं की कि पाकिस्तान में वो जो एक सपोर्ट थी भारतीय कंटेंट की, जिसकी जो खींच के लेके आती थी फैमिलीज को मल्टीप्लेक्सेस होने के बावजूद, तो उनको पता चलता था अच्छा बाकी मूवीज भी लगी हुई हैं। एग्जैक्टली, डैडी स्टडी नो एक फिल्म आई पाकिस्तानी, कॉमेडी फिल्म थी, बड़ी शानदार कॉमेडी, सलमान शाहिद साहब थे उसमें। अब देखिए इसका नाम भी शायद आज के लोग वाकिफ ना हो, लेकिन इतनी अच्छी वो फिल्म थी कि मैंने बाकायदा उनसे रब्ता किया, उनको यूनिवर्सिटी में जो है ना वो उनको इनवाइट किया, हमने उनसे बात की। अलावा देख लें ये जवानी फिर नहीं आनी, 1, 2, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी, इतनी खूबसूरत मूवीज हैं और ये बन रही थी ना, बन रही थी। बिल्कुल, तो वही बात है कि एक तो ये कि मल्टीप्लेक्स के लिए वो वर्जन
और जो दूसरा सिंगल स्क्रीन पुराने ओल्ड स्कूल जो सिनेमा हॉल्स थे, सही। जो भले उन्होंने प्रोजेक्टर तो डिजिटल ले आए हैं लेकिन एनालॉगस थे, उसने नहीं उनके किया, लिए भी हाँ 100 रुपया दे के भी तो वही फिल्म देखे। तीफा इन ट्रबल देखने का हक कामोकी में बैठे हुए गली के एक नौजवान को क्यों नहीं है? बिल्कुल ऐसे तो वहाँ पे तो मौजूद नहीं है, वो वहाँ पे भी मल्टीप्लेक्स इस लगा वजह दिए से भी मैंने। हमारी जो इंडस्ट्री है ये जवाल का शिकार हुई है। रियासत ने इसको वो नहीं कर रही, पैट्रोनाइज नहीं कर रही। लेकिन हम पिछले 25 साल से तो सुन रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री या सिनेमा इंडस्ट्री जो है ना वो रिवाइव हो रही है। समझ नहीं आ रही कहाँ रिवाइव हो रही है, कब रिवाइव होगी ये? देखें, ये एक महंगा काम है। अच्छा। अगर आप शौक के तौर पे फिल्म बनाते हैं तो ये महंगा शौक है। अच्छा। अगर आप काम के तौर पे फिल्म बनाते हैं तो ये महंगा काम है। और सिनेमा जाहिर है लोग सवाब कमाने के लिए तो नहीं तामीर करेंगे ना, उनको वहाँ पे से पैसा मिलना चाहिए, पैसा कमाने के लिए करेंगे। अगर वो पैसा नहीं मिलेगा वो शादी हाल बना देंगे उसी का। जैसे कि यहाँ पे हमारा लक्ष्मी बहुत सारे हमने देखे हैं। एक सिनेमा रह गया जी, यहाँ पे कतार होती थी सिनेमा की, लक्ष्मी, और एक सिनेमा रह गया है वो। बाकी जो लेटेस्ट है, जब मैं पिछले साल आपके यहाँ पे आया करता था तो रोज़ उसकी एक दीवार गिरी हुई देखता था, क्योंकि उसको बाकायदा तोड़ा जाता था और अब वो ज़मीन पे मौजूद नहीं है। वो पुराना सिनेमा होता था, वो जो मेट्रोपोल देख लें और वो जो यू नेम इट सब ख़त्म हो गए। अच्छा। तो ये रिवाइवल किस तरह मुमकिन होगी जब हमारी आंखों के सामने चीज़ें टूट फूट का शिकार हैं? ये सारी डिपेंड कर रही होती है आपके रियासती हालात पे, रियासत पे, मुआशरे पे। हमारी वो जो स्टेबिलिटी जब आएगी तो तभी लोग स्टेबिलिटी के साथ देखें। एक दुकान आपने खोली है किसी जगह पे, उस दुकान के सामने लड़ाई हो जाए, 10 दिन ग्राहक उस तरफ का रुख नहीं करेगा। ऐसे ही है, तो बिल्कुल जब ऐसे स्टेबिलिटी नहीं होगी, अनसर्टेनिटी होगी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हमारा भी दोबारा करेगी इन्वेस्टमेंट, यानी हमारा हिकमत जिन्होंने मौला जट की इन्वेस्टमेंट की है ना, तीफा इन ट्रबल में वो रहीम साहब करेंगे, कोई नहीं करेगा। क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं कल को सिनेमा वो कायम रहे ना रहे, कल को हड़ताल, ट्रैफिक जैम, एहतजाज, मुजाहरे, ये सब कुछ। तो सुकून हो, मुआशी तरक्की हो रही हो, हमें पता हो कि जीडीपी इस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, तो लोग हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें भी लोगों के पास पैसा है, पाकिस्तानियों के पास, लोग करना चाहते हैं। यहाँ का राइटर देखें, एक कमरे में आप 15 नौजवानों को बुलाएं, फिल्म में काम करने वालों को, 2-4 आपको एक्सेप्शनल राइटर्स बिल्कुल ऐसे ही है, बेहतरीन राइटर्स, बेहतरीन डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स। आर्ट की उस तरह कदर नहीं की जाती जिसकी वजह से फिर ये सारा कुछ हो रहा है। आर्ट की कदर है, यही वो मुआशरा है जिसने सुल्तान रही को सुल्तान रही बनाया। मेरा हीरो भले मैं शान को समझता हूँ कि जो मल्टी टैलेंटेड है, वर्सटाइल है, लेकिन एक जनरेशन हमसे पहले ऐसी तो थी ना जो सुल्तान रही को, नदीम को, वहीद मुराद को, तो आर्ट से प्यार करने वाले लोग थे, तो इन्होंने इतने ये नामवरी पैदा की ना। इसी तरह मेहदी हसन साहब हैं, मैडम नूर जहां हैं, लोग अगर ना प्यार करते आर्ट से, जी हाँ, आर्ट से प्यार ना करते तो ये लोग इतने बड़े नाम हमारे सामने आते। आर्ट से प्यार करते हैं, मसला वही स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी होगी, रियासती तरजीहात जरा सी मुख्तलिफ हों, स्टेबिलिटी हो, तो फिर देखिएगा यहाँ तमाम तरह के फ़नून इंक्लूडिंग सिनेमा इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री दोनों तरक्की करेंगे। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और सिनेमा इंडस्ट्री का बहरान क्यों ये जवाल जो है ना ये पैदा हुआ और कैसे शुरू हुआ, इसकी वजूहात क्या आती है, उसके ऊपर हमने बात की है। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।